कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होता है नज़रिया। संपूर्णतावादी नज़रिया, ए हॉलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पैसे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती है। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? मगर अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती है। पहला माहौल, दूसरा तजुर्बा, तीसरा शिक्षा। इन्हें हम नज़रिए के 3 ES कहते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। माहौल, इन्वायरमेंट। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती है: घर, अच्छा या बुरा असर; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र; मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहज़ीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहज़ीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज़ पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरे का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की भी काम करने की शक्ति घट जाती है। तहज़ीब, कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। दूसरा, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले
तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइन की भूमिका निभाते हैं। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक, इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है, इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक, नेगेटिव ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक, पॉजिटिव है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत, पर्सनालिटी में कुछ ऐसी खासियतें होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाला 12 मासी फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे, द बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद। शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड। ज़िंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? When we become aware of our negative attitude, why don't we change? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोध होता है। हमें बदलाव तकलीफदेह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों, नेगेटिविटी के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सज़ा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे
काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलाव को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय चैप्टर में सकारात्मक नज़रिए विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता भी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा।